नमस्कार दोस्तों, 25 सितंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने है शैडो फोर्स अपार्ट इंडिया नीड्स अ चाइना प्लान। इस आर्टिकल को लिखा किसने? तो इस आर्टिकल को लिखा है गुरदीप सिंह उभान जी ने। ये फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के। तो भैया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ये क्या है, कैसे बनी, इसने क्या क्या रोल प्ले किया है इंडिया की आज़ादी से लेके अब तक जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं उसमें, इसके बारे में बातचीत करी गई, इसको देखेंगे। नेक्स्ट, हेल्थ वर्कर सेफ्टी डिजर्व्स अ सेकेंड लुक। देखिए, अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को सेलिब्रेट किया 17 सितंबर को, और उस डे की थीम क्या थी? हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। यानी थीम थी आपकी हेल्थ वर्कर सेफ्टी, और डे किसका था? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि अगर पेशेंट को सेफ रखना है तो वर्ल्ड हेल्थ जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी पे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो हेल्थ वर्कर्स की सेफ्टी कैसे खतरे में, इसको हम और कैसे ध्यान में रख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं उनका क्या रोल होता है, इसको देखेंगे। फिर जो अगला आर्टिकल है द फॉरेन हैंड, एनजीओस फिल इन द स्टेट रेगुलेशंस शुड नॉट स्टिफल देयर फंक्शनिंग। आपको पता है एफसीआरए में अमेंडमेंट किए हैं। अब ये एफसीआरए के अमेंडमेंट में यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। 7 सितंबर वाले करंट अफेयर्स में मैंने ये अमेंडमेंट्स बताए हैं, आप जाके देख सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है सारी की सारी मैं एडिटोरियल और करंट अफेयर्स की वीडियो में कवर करता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। अगर आप पहले से एक लाइन से वीडियो नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कमी है, इसलिए जो मैं वीडियोस बनाता हूं उसको देखिए। अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 2-3 महीने की जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं एडिटोरियल की, करंट की, उनको भी देख लीजिए, कुछ मदद ही मिलेगी आपको। तो बहुत से पॉइंट्स यहाँ बताए गए कि कैसे हम लोग टूरिस्ट को बहुत इज्जत देते हैं, वसुदेव कुटुंबकम का हमारा सिद्धांत है, लेकिन एनजीओ की फंक्शनिंग में हम लोग ब्लॉक करते हैं। फिर यहाँ पे एस्केप रूट की भी बात की गई, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। टर्म्स ऑफ डिसंगेजमेंट, देखिए इंडिया चाइना क्लैश की यहाँ पे बात हो रही है। चाइना ने 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक इंडिया के पेट्रोलिंग पैटर्न को ब्लॉक कर दिया है, और कहीं ना कहीं एक चीज बहुत क्लियर है चाइना के पैटर्न से कि जहां तक चाइना घुस के बैठा है वहां से अब वो वापस जाने वाला है नहीं। तो इंडिया के पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो काफी कम हो गए, और जिस तरीके से हमारी जो रूलिंग सरकार है उसने पार्लियामेंट में जवाब दिया है, राज्यसभा में जवाब दिया है, इससे और चीज क्लियर हो गई है कि भैया कहीं ना कहीं चीज थोड़ी सी इंडिया के डिसफेवर में है, चाइना के फेवर में है। तो इन सब चीजों के बारे में काफी बात कर चुके हैं, दोबारा इनको यहाँ पे रिपीट करने का मतलब नहीं है, इसलिए मैं इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर भैया, विल द फार्म बिल्स बेनिफिट फार्मर्स। देखिए भाई, सीधी सीधी बात है कि एपीएमसी मंडी की ताकत कम हुई है, प्राइवेट मंडी की ताकत बढ़ाई गई है, एमएसपी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं। अलग से मैं यहाँ पे इस आर्टिकल को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर इसके बारे में मैं काफी कुछ बात कर चुका हूं। जब भी फार्म बिल्स की बात आती है दो चीजों की, एपीएमसी मंडी की ताकत कम है तो प्राइवेट मंडी की ताकत बढ़ रही, प्राइवेट प्लेयर्स की ताकत बढ़ रही। दूसरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला जो रिजीम है कि एक मिनिमम अमाउंट पे गेहूं, धान और बाकी क्रॉप्स खरीदेंगे, वो आगे कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। बस ये दो सवाल हैं, और इन दो सवालों के ऊपर पूरा बवाल हो रहा है। तो इस आर्टिकल को आज मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि इसके बहुत से पॉइंट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं और बाकी आर्टिकल्स को कंप्लीट करना जरूरी है। फिर अगला है एनवायरमेंटलिज्म एट द कोर। भाई देखिए, यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना, और वर्ल्ड बैंक की जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं वो क्या बोलती हैं कि भैया ग्लोबल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को हमको इस तरीके से प्रयोग करना है कि आगे आने वाली जनरेशंस भी उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशनल फर्म्स होती हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनके काम को चेंज करने की जरूरत है, उनके काम करने के तरीके को चेंज करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि सारी प्राइवेट फर्म्स कचरा फैलाती हैं और सब कुछ गंदा करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन फर्म्स में एक ग्रीन कल्चर को डेवलप करने की जरूरत है। वो ग्रीन कल्चर कैसे डेवलप किया जाएगा, उसके फायदे क्या क्या हैं, अभी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि इस ग्रीन कल्चर की तरफ प्राइवेट कंपनीज नहीं जा रही हैं, इनके बारे में बात करेंगे। फाइनली ये वाला आर्टिकल है, इसको आप खुद ही पढ़ लीजिए दोस्तों। एक पेशेंट जिसको कोरोना वायरस हो गया, उसको क्या क्या सिम्टम्स आए, वो कितना परेशान रहा, कैसे उसका टेस्ट निगेटिव हुआ, कैसे फिर पॉजिटिव होगा, उसके बारे में एक जर्नी सी बता रखी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। कुल मिला के आज की इस 35 से 40 मिनट की वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं मैं।
तो आगे बढ़ने से पहले वही बात है, लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। जो एडिटोरियल की वीडियोस हैं वो 1500 व्यूज़ के आसपास लटक गई हैं। कोशिश करें कि इनको 2000 व्यूज़ के ऊपर लेके जाएं। बीच में एक दो बार 2000 क्रॉस की, वापस फिर से 1500 पे आ गए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी जेन्युइन करिए उसका मैं जवाब दूंगा। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, जिसमें आप यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, उसके लिए आप चैनल मेंबरशिप भी बन सकते हैं। यहां पे बात हो रही है भाई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की। तिब्बत की बात करें दोस्तों तो तिब्बत के माउंटेन्स, बड़े ग्लेशियर्स। हुआ ये कि जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है दोस्तों, ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। अभी जो लद्दाख में क्लैशेस चल रहे हैं, वो जो काला टॉप की पहाड़ियों पे चढ़ के कब्जा किया है ना, और जो चाइनीज सेटलमेंट्स को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने किया। ठीक है, तो शुरुआत कैसे होती है? सारे बवाल की शुरुआत होगी इस साल के अप्रैल के आखिरी से। इस साल के अप्रैल के आखिरी से हुआ ये कि 4 मोटोराइज्ड और 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन ऑफ चाइनीज वेस्टर्न थिएटर कमांड, उनकी आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने अपनी एक्सरसाइजेस को पूरा किया गोबी डेजर्ट में, और जिनजियांग हाईवे पकड़ के वो जिनजियांग प्रोविंस में आ गए। तो आपको पता है ये जो हमारा नक्शा है, इधर वाला जो हिस्सा है अक्साई चिन वाला, ये जिनजियांग और तिब्बत के बीच में आता है। ठीक है, अक्साई चिन के ऊपर कब्जा कर रखा है चाइना ने। ठीक है, अब जैसे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पहुंचे, वो ईस्टर्न लद्दाख में ओवरऑल पूरी की पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फैल गए, और धीरे धीरे करके उन्होंने इनकर्जन्स करने शुरू किए। यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इतना बड़ा नो मैंस लैंड था, जहां पे दोनों साइड पेट्रोलिंग करती थी, चाइना के भी सोल्जर्स आते थे, इंडिया के भी सोल्जर्स आते थे, अब उस नो मैंस लैंड में चाइना के सोल्जर्स अंदर घुस के बैठ गए और उन्होंने इंडियन सोल्जर्स की पेट्रोलिंग पैटर्न्स को ब्लॉक कर दिया। ये देपसांग प्लेन्स में भी हुआ। ठीक है ना, देपसांग प्लेन्स इंडिया के लिए भी बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए भी बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। जो उनका जिनजियांग का प्रोविंस है, उसकी सिक्योरिटी देपसांग प्लेन्स पे डिपेंड करती है। इंडिया का जो दौलत बेग ओल्डी का जो फॉरवर्ड एयर स्ट्रिप है, वहां पे एक हमने एयर की पट्टी, हवाई पट्टी बना रखी है, जहां पे हमारे प्लेन वगैरह उतरते हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी ये देपसांग प्लेन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ देपसांग प्लेन से लेके पैंगोंग सो तक इनकर्जन्स हुई हैं आपकी चाइना की। तो कुल मिला के यहां जो कुछ भी किया गया है वो इंटेंशनली किया गया है, ऐसा नहीं है कि गलती से कुछ हो गया है। और फिर आपने गलवन वैली वाला इंसिडेंट देखा, दोनों तरफ के सोल्जर्स शहीद हुए। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया उस समय खौफ में आ गई थी कि कहीं इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई ना छिड़ जाए, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में अगर लड़ाई छुड़ी एक मैसिव स्केल पे, तो प्रॉब्लम पूरी दुनिया में पहुंचेगी, केवल इंडिया चाइना तक लिमिटेड नहीं रहेगी। शुरुआत में चाइनीज सोल्जर्स ने बिना बताए धोखाधड़ी से बैक स्टैबिंग करते हुए इंडियन आर्मी पर अटैक कर दिया बार्ब्ड वायर्स के साथ। इंडियन आर्मी पहले थोड़ा सरप्राइज में आ गई, बट काउंटर अटैक तो आना ही था, और उस काउंटर अटैक से चाइना को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि ज्यादा पंगा ना चल पाएगा यहाँ पे। फिर आप देखोगे कि 29-30 अगस्त की रात को कुछ ऐसा हुआ कि चाइना को थोड़ा सा सेटबैक मिला। ये जो काला टॉप नाम की पहाड़ी थी, जिससे हमारा चुशुल सेक्टर खतरे में आ रहा था, उस पहाड़ी पे चढ़ के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। तो स्पांगुर गैप और चुशुल के पास ये जो काला टॉप पहाड़ियां है, इसके ऊपर जो डोमिनेट करेगा वो पूरे के पूरे चुशुल इलाके को डोमिनेट करेगा, और इन पहाड़ियों पे कब्जा किसका हो गया? इंडिया का हो गया। अब ये जो चीज करी है, ये कहा जाता है करी है किसने? घोस्ट आर्मी ने। अब बात की जा रही है यहाँ पे घोस्ट आर्मी की। कौन है भाई ये सुपर ह्यूमन ट्रूप्स? कौन है ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स? इनके एंटीसीडेंट्स क्या हैं? हु आर दीज शैडो वॉरियर्स? अब यहां पे हम पहुंचते हैं द एरा ऑफ ग्रेट गेम। ग्रेट गेम का समय। आप बोलोगे ग्रेट गेम क्या है? तो देखिए, ग्रेट गेम वाज अ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन दैट एग्जिस्टेड फॉर मोर ऑफ द 19th सेंचुरी, मोस्ट ऑफ द 19th बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड रशियन एम्पायर। 19वीं शताब्दी में जब इंडिया ऑलरेडी गुलाम था इंग्लैंड का, उस समय पे इंग्लैंड और रशिया के बीच में एक तरीके का कोल्ड वॉर क्या, सीधे ही सीधे वॉर चल रहा था उस समय पे। तो कोल्ड वॉर की क्या ही है, कोल्ड वॉर तो डिपेंड करता है आपकी न्यूक्लियर वेपन्स पे। तो यूके और रशिया के इंटरेस्ट इंटरसेक्ट कर रहे थे, और खासकर ये इंटरसेक्ट कर रहे थे अफगानिस्तान को लेके। मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया है कि कैसे जो सक्सेसिव गवर्नर जनरल्स रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया में, उन्होंने अफगानिस्तान में कब्जा करने की कोशिश की है, कैसे अफगानिस्तान में रशिया का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहा है।
तो ये जो ग्रेट गेम चल रहा था ये अफगानिस्तान की टेरिटरीज को लेके और कुछ सेंट्रल और साउथ एशिया की टेरिटरीज को लेके चल रहा था। इसका डायरेक्ट कंसिक्वेंस था पर्शिया पे, इंडिया पे, जो कि अफगानिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है पर्शिया यानी कि आपका ईरान, और इंडिया का, और इसका क्या नाम से, मतलब उस समय पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था यानी कि पूरा का पूरा इंडिया था, पाकिस्तान में इंडिया का ही पार्ट था, उस समय पे इंडिया की भी बाउंड्री टच होती थी। ब्रिटेन को डर लगता था कि रशिया इंडिया पे अटैक ना कर दे अफगानिस्तान के रास्ते। तो कहीं ना कहीं एक माहौल ऑफ डिस्ट्रेस था और हमेशा जंग की बात होती रहती थी दोनों के बीच में। ठीक है, तो उस समय से यह बवाल शुरू हुआ। कहीं ना कहीं उस चीज में दोस्तों तिब्बतन्स इन्वॉल्व थे। तो इस ग्रेट गेम के दौरान ये जो ग्रेट गेम हुआ ये आपका साउथ एशिया में भी हुआ, अफगानिस्तान वाले टेरिटरी में भी हुआ, और जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल एशिया में हुआ, कुछ हद तक ये तिब्बत वाले इलाके में पहुंचा। तो तिब्बत के कुछ लिमिटेड इलाके में जहां पे ब्रिटेन का कंट्रोल था, वहां तिब्बतन से ही अंग्रेज बोलते थे कि आप इलाके में पेट्रोलिंग करो और हमको रिपोर्ट करो। फिर आप देखोगे एक मुस्तांग बेस है, ठीक है। मुस्तांग बेस में क्या हुआ, MUSTANG बेस, 1959 में बवाल हो गया चाइना में। 14वें जो दलाई लामा थे वो भाग के इंडिया में आ गए। इनको इंडिया में लेके कौन आया, इसी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के लोग लेके आए। 1962 में वॉर हुआ, इंडिया हार गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने उसके बाद बोला एक एलीट कमांड फोर्स बनाइए जिसको बोला जाएगा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में वही तिब्बतन्स आए जो तिब्बत से भाग के इंडिया में आके उन्होंने शरण ली थी। फिर यहाँ पे जो ऑथर बता रहा है कि जो ऑथर हैं उनके जो फादर हैं मेजर जनरल सुजन सिंह उबान, वो भी इस फ्रंटियर में वर्क कर चुके हैं, ये भी इस फ्रंटियर में वर्क कर चुके हैं। कहीं ना कहीं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज थी, शुरुआती जो इनकी ट्रेनिंग थी जंगल वॉरफेयर की, माउंटेन की, इसको कहीं ना कहीं यूएस से इनको मतलब ट्रेनिंग मिली, एक्सपीरियंस मिला। धीरे धीरे इन्होंने अपनी काबिलियत को बढ़ाया, और इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ ना 1971 का, उसमें इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था। ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराने में SFF का बहुत मेजर रोल था। कप्ताई डैम, चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स, वहां पे घुस के पाकिस्तानी फोर्सेस को सराउंड करना, ठीक है ना, उनको सरेंडर करवाना, पूरा का पूरा इलाका खाली करवाना, ये सब SFF ने ही किया था। और इसीलिए 1971 के वॉर के बाद SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को बोला गया फैंटम्स ऑफ चिटागोंग। ठीक है, अब हम यहां पे बात करते हैं कि भैया तिब्बत की इंपॉर्टेंस है क्या। देखिए एक तो एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इलाका है। आज की डेट में जितना तिब्बत है ना दोस्तों, उससे बहुत बड़ा था तिब्बत। तिब्बत को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ के दूसरी प्रोविंसेस में मिला दिया चाइना वालों ने। तिब्बत से बहुत सी नदियां निकलती हैं, बहुत सारे मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। तिब्बत की सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर थी, चाइना ने अटैक करके इसको अपने में मिला लिया। अब तिब्बत पे कब्जा हो गया चाइना का 1959 में। उस समय पे अगर तिब्बत को कोई बचा सकता था तो वो इंडिया नहीं था, उस समय पे तिब्बत को कोई बचा सकता था तो वो यूएसए था। अगर उस समय पे इंडिया यूएसए के साथ आइडियोलॉजिकली अलाइन हो जाता और कहीं ना कहीं यूएस को रिक्वेस्ट करता कि भाई इस तिब्बत के ऑक्यूपेशन को आप रोकिए, ये चाइना हमारे पास आ रहा है, तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन उस समय पे नारे क्या लग रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई। और हिंदी चीनी भाई भाई कैसे कहेंगे, उनके लीडर माओ जेडोंग तो ये बोल रहे थे कि तिब्बत अगर हथेली है तो इस हथेली की 5 उंगलियां हैं, एक है लद्दाख, एक भूटान, एक नेपाल, एक सिक्किम, एक अरुणाचल प्रदेश, तो ये पांचों हमारी हैं। तो आज की डेट में जो नेपाल बहुत दोस्ती बढ़ा रहा है तिब्बत के ये चाइना के साथ, इसका कितना खतरनाक आउटकम निकलने वाला है ये सीधे सीधे व्यूएबल है। क्योंकि माओ जेडोंग की तो पॉलिसी थी 5 फिंगर्स, यानी उनकी तो ये पॉलिसी है कि नेपाल हमारा, लद्दाख हमारा। अबे लद्दाख सिक्किम तो इंडिया लेने देगा नहीं, भूटान को इंडिया सपोर्ट करता है तो भूटान के ऊपर भी ना कर पाएगा चाइना कुछ, लेकिन बचे नेपाल, नेपाल को ज्यादा ही दोस्ती दिखा रहे हैं, देखो उसका क्या निकल के आता है। चलिए कोई नहीं। 1962 में जब वॉर हुआ तो ये जो हिंदी चीनी भाई भाई वाली जो भावना थी ना, ये बिल्कुल बुरी तरीके से शैटर हो गई। कहीं ना कहीं इंडिया को समझ में आ गया कि जो चाइना है ये एक बेलिकोस नेबर है, एक रूडिमेंट्री एलिमेंट है, मतलब ये परेशान करने वाली कंट्री है, कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम होने वाली है। और चाइना के डिस्प्यूट केवल इंडिया के साथ नहीं थे, चाइना के डिस्प्यूट और भी बहुत सारे लोग साथ थे। साउथ चाइना सी में तो है ही, दो तो जंगे भी लड़ चुके हैं, रशिया के साथ बाउंड्री पे जंगे हो चुकी हैं, वियतनाम के साथ जंग हो चुकी है, कहीं ना कहीं इनके साथ डील हो चुकी है, कजाकिस्तान के साथ ल्यूक्रेटिव इकोनॉमिक डील्स हुई है जमीन को लेके, किर्गिस्तान का तो 30% जमीन हथिया लिया चाइना ने। ठीक है, अब बात की जाए इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ की। देखिए एक बार को यह समझा जा सकता है कि हो सकता है इंडिया चाइना
एक लड़ाई को अवॉइड करें न्यूक्लियर बैकड्रॉप को देखते हुए, कोविड-19 के पैंडेमिक को देखते हुए। चाइना तो अब लड़ाई करना करेगा ही, क्योंकि चाइना जितना गेन कर सकता था वो गेन कर चुका था। वो जो नो मैन्स लैंड था, उस नो मैन लैंड में अंदर आके घुस के चाइना बैठा है। वो इंडिया जहां पे ये ट्रांसग्रेशन हुआ है ना, उस एरिया में इंडियन फोर्सेस भी पेट्रोलिंग करती थी, चाइनीज फोर्सेस भी पेट्रोलिंग करती थी। अब उस एरिया में इंडियन फोर्सेस की पेट्रोलिंग को चाइना ब्लॉक कर रहा है, ठीक है ना। तो अब है तो ये गलत, लेकिन चाइना वहां पे इतना कुछ स्टेक पे लगा के अंदर आया है, तो वापस जाएगा इस चीज के चांसेस बहुत कम है। तो यहां पे इन सब तरीके की चीजों को रोकने के लिए ऑथर सजेस्ट क्या कर रहे हैं, ये जो गुरदीप सिंह उबान जी हैं, ये सजेस्ट क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखिए, इस सरकमस्टांसेस में एक चीज करी जाती है कि आप एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट बनाइए। उस ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स में उन रिटायर्ड प्रोफेशनल्स को डालिए जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नेवी में, आर्मी में, इंडियन फोर्स में, जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स और इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग हैं, जो साइबर टेक्नोलॉजी, कार्टोग्राफिक सर्विसेज में हिट रहे हैं, ताकि वो शॉर्ट टर्म के प्रोग्राम्स, मीडियम टर्म के प्रोग्राम्स, लॉन्ग टर्म के प्रोग्राम्स को बना सके और गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकें, ताकि गवर्नमेंट एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चले। कहीं ना कहीं ऑथर ये बोल रहे हैं कि भैया प्रेजेंट जो अप्रोच है गवर्नमेंट की, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब प्रॉब्लम तो है ही, हमारे 900 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका तो उनके पास ही है, हालांकि वो हमारा नहीं था सीधे सीधे, उसके ऊपर दोनों फोर्सेस पेट्रोलिंग करती थी, बट अभी हमारी फोर्सेस पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं हमको लॉस हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। हेल्थ वर्कर सेफ्टी डिजर्व्स अ सेकंड लुक, द कीज टू अडॉप्ट अ सिस्टम अप्रोच एंड ले एम्फेसिस ऑन अ कल्चर ऑफ हेल्थ वर्कर वेलबींग। पहली वीडियो अब्रप्टली बंद हुई, चलो इसको शुरू करते हैं। तो भैया यहाँ हेल्थ वर्कर की सेफ्टी की बात हो रही है। देखिए, हेल्थ फैसिलिटीज एक ऐसी जगह है जहां पे पेशेंट्स को सॉल्व मतलब हील किया जाता है, उनको रिस्टोर किया जाता है। तो भैया कहीं ना कहीं हेल्थ सेटिंग में कुछ नुकसान है, क्योंकि देखा यह गया है कि अगर 10 पेशेंट्स दिखाने जाते हैं तो उनमें से एक पेशेंट को ऐसा लगता है कि हो सकता है उनकी हेल्थ को थोड़ा बहुत खतरा हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया, किस दिन, 17 सितंबर को। अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरीके की वर्ल्ड लाइन इंफॉर्मेशन की वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया गया, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, भैया पूछा जाता है, और यूपीएससी तो थीम भी पूछ देता है। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2020 की थीम क्या थी, हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो ये दो चीजें भाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे वाले दिन बोला गया कि भैया हेल्थ वर्कर की सेफ्टी पे भी ध्यान रखना है। अब बात यह है कि जब दिन पेशेंट सेफ्टी का है, तो हेल्थ वर्कर सेफ्टी की बात क्यों जा रही है, क्योंकि हेल्थ वर्कर की सेफ्टी के साथ ही पेशेंट की सेफ्टी जुड़ी हुई है, ठीक है। जो हेल्थ केयर सेटिंग्स होती हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए, मच हार्म डन टू पेशेंट्स इन हेल्थ केयर सेटिंग्स is because of the unsafe healthcare practices and unsafe healthcare communication। यानी कि भाई हेल्थ केयर सेटिंग में जो पेशेंट्स को नुकसान होते हैं, वो दो चीजों की वजह से होते हैं। एक तो है अनसेफ हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, दूसरा है अनसेफ हेल्थ केयर कम्युनिकेशन। दोनों चीजों को हमको समझना है। अनसेफ हेल्थ केयर प्रैक्टिस रेफर क्या करती, टू द अनसेफ और अननेसेसरी प्रोसीजर्स, रॉन्ग मेडिकेशंस गिवन इन अ रॉन्ग डोसेज, यानी आपने गलत दवाई दे दी, गलत प्रोपोर्शन में दवाई दे दी, अननेसेसरी प्रोसीजर की है। जिसका ऑपरेशन नहीं करना है उसका ऑपरेशन कर दिया, जिसको सिर्फ गोली देना है उसको आपने सर्जरी का वो दे दिया, मतलब रिकमेंडेशन दे दिया। दूसरी बात, अनसेफ हेल्थ केयर कम्युनिकेशन क्या बोलता है, मिस्टेक्स मेड इन हेल्थ केयर सेटिंग्स ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग पेशेंट हैंडओवर इन बिटवीन स्टाफ शिफ्ट्स। आपको पता है नर्स की ड्यूटी बदलती है हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स की ड्यूटी बदलती है। तो एक पेशेंट को एक डॉक्टर देख रहा है, उस डॉक्टर ने इसको डायग्नोज किया और बोला कि ये दवाइयां इसको देनी है। डॉक्टर की शिफ्ट चेंज हुई, दूसरा डॉक्टर आया, दूसरे डॉक्टर ने पहले डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को ठीक तरीके से नहीं सुना और उसने कुछ गड़बड़ कर दी, जिससे पेशेंट की सेफ्टी खतरे में आ गई। तो दो चीजें, एक तो अनसेफ हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, दूसरा अनसेफ हेल्थ केयर कम्युनिकेशन। तो अब भैया द क्वालिटी ऑफ बोथ प्रैक्टिस एंड कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट ऑन द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ हेल्थ वर्कर्स। जितने ज्यादा सेफ होंगे हेल्थ वर्कर्स, जितने ज्यादा अच्छे होंगे हेल्थ वर्कर्स, उतना ही ज्यादा पेशेंट की सेफ्टी भी रहेगी। अब यहां पे एक प्रॉब्लम निकल के आती है। बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा बताया है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं भैया, वो कभी कभी 24 घंटे लगातार काम करते हैं। अब एक इंसान 24 घंटे लगातार काम करेगा, वो ठीक से नींद नहीं लेगा, ठीक से खाना नहीं खाएगा, तो उसकी खुद की ही हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, उसका खुद का मेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगा। अभी वो खुद का मेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगा तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो किसी दूसरे का भला करेगा।
इंटेंशनली भी कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन एक आदमी अगर लगातार काम करता रहेगा, गैप नहीं लेगा, तो ही इज प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स, उससे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। और हेल्थ केयर सेक्टर में ज्यादा गलतियां हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पेशेंट की भैया हालत खराब हो सकती है थोड़ी छोटी सी गलती से। तो यहां करें क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हेल्थ वर्कर्स लंबे समय के लिए काम करते हैं तो उनके सर्कमस्टांसेस डिफिकल्ट है। भैया हॉस्पिटल में काम करना आसान नहीं है। किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट की बीमारी है, सामने सामने लोग मर रहे हैं, भैया अनकम्युनिकेबल डिजीज, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना कि वो लोग पत्थर दिल के हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर से मेंटली वो लोग खुद परेशान हो जाते हैं। फिजिकली तो वो थकते ही हैं, मेंटली परेशान हो जाते हैं। तो उस जगह पे काम करने का कल्चर कैसा है, उस चीज पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ हॉस्पिटल से, वो कितना ज्यादा अपने स्टाफ को सपोर्ट कर रहा है, कितना ज्यादा उनकी जरूरतों को समझ रहा है, कितना ज्यादा उनको सिखाने की कोशिश कर रहा है, उनकी गलतियों से एक ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई इनको सिखाओ ताकि बाकी किसी से वो गलती ना हो। तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा जब वो अपने स्टाफ की प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, उनकी गलतियों को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जहां पे फॉल्ट फाइंडिंग होगी, दूसरे पे इल्जाम लगाना, गालियां देना। तो अगर एक नर्स ने गलती कर दी तो डॉक्टर उसको गरिया रहा है, गाली दे रहा है। तो अगर डॉक्टर उसको सबके सामने गरियाएगा, उसकी गलती निकालेगा, उसकी तनख्वाह काटेगा, जो दूसरी नर्स है अगर वो गलती करेगी तो वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करेगी। अभी हॉस्पिटल में ये चीजें खतरनाक हो सकती हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल में एक नर्स ने एक पेशेंट को गलत इंजेक्शन दे दिया, तो अगर उस नर्स को पता है कि मेरा डॉक्टर सपोर्टिव है, मुझे बचा लेगा, तो वो नर्स दौड़ती हुई जाएगी डॉक्टर के पास कि सर ये हो गया, कुछ करिए। तो डॉक्टर के पास समय रहेगा, स्कोप रहेगा कि हाँ भाई मैं कुछ करके इस पेशेंट को बचाऊं, सो कुछ नुकसान ना हो जाए। लेकिन नर्स को अगर ये पता है कि मैंने ये बात डॉक्टर को बता दी, मुझसे ये गलती हुई है और डॉक्टर मुझे छोड़ेगा नहीं, तो नर्स बताएगी ही नहीं डॉक्टर को और सारा रायता फैल जाएगा। आप समझ ही गए, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप अच्छी है तो वो अपने स्टाफ का ध्यान रखेगा, और अगर वो अपने स्टाफ का ध्यान रखेगा तो चीजें थोड़ा अच्छी तरीके से हो सकती हैं। एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात दोस्तों ये है कि देखिए, हॉस्पिटल में कभी कभी स्ट्रिक्ट हायरार्कीज देखी गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल में जाओगे तो बहुत सारी हायरार्कीज हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय है, ऊपर डॉक्टर हैं, फिर सीनियर डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, भैया बहुत अलग अलग लेवल के डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल में। जितना ऊंचे लेवल का डॉक्टर उतना बड़ा उसका ओहदा, जितना नीचे के लेवल का हेल्थ प्रोफेशनल उतना छोटा उसका ओहदा। तो एक डिफरेंस आ जाता है, एक हायरार्की आ जाती है। तो अगर एक डॉक्टर अपने दिमाग में ये लेके चल रहा है मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे हिसाब से तो हॉस्पिटल चलता है, ये तो छोटी मोटी नर्सें हैं, तो इसमें एक डिस्ट्रस्ट का माहौल आता है, एक हायरार्की का माहौल आता है, एक पोजीशन का माहौल आता है, और वहां पे जो नीचे के लेवल का स्टाफ है वो जल्दी घुल मिल नहीं पाएगा ऊपर के लेवल के स्टाफ से। और जब वो घुलेगा मिलेगा नहीं, एक कल्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा, तो जब नीचे के लेवल के स्टाफ से गलती होगी ना, तो वो ऊपर के लेवल के स्टाफ को जल्दी रिपोर्ट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं यहां पे अगर पेशेंट की सेफ्टी करना है तो हेल्थ केयर को ध्यान रखना है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का ध्यान रखना है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का ध्यान इंडिविजुअल पे नहीं रखना है, आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे रहना है। क्योंकि हॉस्पिटल्स में बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग होगी तो इंडिविजुअल लेवल की गलतियां कम होंगी, और जो भी गलतियां होंगी उनको आराम से निपटा जा सकता है। ये सब बातें यहां पे बताई जा सकती हैं। फिर कुछ और बातें यहां बताई जा रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को देखो। अभी किसी आप हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाते हो, खासकर आप एक सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाओ, तो वहां पे आपको भीड़ दिखेगी। अब सबसे पहले तो अगर आप देखो कि ये भीड़ है क्यों, तो बात यह है कि सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो इमरजेंसी में इतने सारे लोग हैं ये किस सोर्स के थ्रू आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। दूसरा, वो कितनी देर उस इमरजेंसी वार्ड में रहेंगे, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में अगर कोई पेशेंट आया है, उसके घर वाले आए हैं, तो जैसे जैसे उनको डॉक्टर्स, नर्सेस, इक्विपमेंट मिलते जाएंगे वैसे वैसे उनको आप हटाते जाओगे। ठीक है ना। और अगर उनको नहीं मिलेंगे टाइम पे सुविधा, तो वो इमरजेंसी वार्ड में रहेंगे, तो इमरजेंसी वार्ड में भीड़ बढ़ती जाएगी। ठीक है। उस हॉस्पिटल में ओवरऑल कितने बेड्स हैं, कितनी फैसिलिटीज हैं जहां पे उन पेशेंट्स को अकोमोडेट किया जा सके, तो जितना ज्यादा फैसिलिटीज होंगी उतने ही ज्यादा पेशेंट्स को अकोमोडेट किया जा सकता है, तो उतना इमरजेंसी वार्ड में कम भीड़ रहेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि हॉस्पिटल की जो ओवरऑल फंक्शनिंग है उसको सुधारने की यहां पे ऑथर बात कर रहा है, अलग अलग फैसेट्स को लेके। कोविड-19 की बात की जाए तो कोविड-19 में हेल्थ केयर वर्कर्स को हीरो की तरह देखा गया। कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स को
अनपढ़ जगहों पे सुपर स्प्रेडर्स की तरह देखा गया। अगर आप इंडिया का ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ केयर सिस्टम देखो तो वो बकवास है, कहीं ना कहीं उसमें गलतियां हैं। अंडर स्टाफिंग है, स्टाफ उतना है नहीं, काम करने का तरीका अलग है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बावजूद भी कई हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा काम किया है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब इतने बड़े लेवल के पैंडेमिक को आप झेल रहे हो तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेटेड वे ऑफ प्लानिंग करनी है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एफिशिएंट होना जरूरी है और उनके ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन होना जरूरी है। एक इंडिविजुअल के एफर्ट से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे इस आर्टिकल में ऑथर ने कही है। काफी अच्छा आर्टिकल था ये, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। The foreign hand NGOs fill in for the state regulation should not stifle their functioning। देखते हैं भाई यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखिए अमेंडमेंट्स टू FCRA, जैसा कि मैंने बताया 7 सितंबर का डेली करंट अफेयर्स देखी जाके वहां पे जो भी अमेंडमेंट्स हुए FCRA में उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात यह है कि इसको पास करा दिया गया पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में वैसे भी ज्यादा बहस वगैरह करी नहीं गई है। कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो हमारी सिविल सोसाइटी की ताकत को रोकता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पे, ऐसा ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। अब जो रूलिंग सरकार है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो क्या कारण दे रही है? कारण ये दे रही है कि जो भैया फॉरेन एंटिटीज हैं, जो फॉरेन एंटिटीज से जो पैसा आता है, इस पैसे को गलत चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऑथर इस बात को बोल रहा है कि हाँ भाई, बाहर से जो पैसा इंडिया में आ रहा है इन वन फॉर्म और द अदर, कहीं ना कहीं तो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। 2017 में गवर्नमेंट ने एक अमेरिकन क्रिश्चियन चैरिटी को बैन कर दिया था, कंपैशन इंटरनेशनल। कंपैशन इंटरनेशनल के लिए बोला जा रहा था कि कन्वर्जेंस करा रहे थे, रिलीजियस प्रोपोगेशन कर रहे थे। इंडिया में जो गरीब तबके लोग हैं उनको ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, पैसों का झांसा देके, इंड्यूसमेंट करके, इसलिए इसको ब्लॉक किया गया। लेकिन ऑथर यहां पे बोल रहा है कि देखिए ये जो आपका ब्लॉक करने का तरीका गलत है। जो फोर्सफुल कन्वर्जन्स होते हैं या जो इंड्यूसमेंट के थ्रू कन्वर्जन्स होते हैं वो अनलॉफुल है और उनके लिए अलग से नियम कानून है। तो अगर आपको इन सब चीजों को रोकना है तो उन नियम कानून के बेसिस पे रोकिए, इस बेसिस पे मत रोकिए कि इस कंपैशन इंटरनेशनल के पास बाहर से पैसा आ रहा है और इस बाहर के पैसे की वजह से कन्वर्जन कर रहे हैं तो आपने बाहर का पैसा ब्लॉक कर दिया। चूंकि अगर आप बाहर का पैसा ब्लॉक करोगे तो वो पैसा कुछ अच्छे एनजीओस के पास भी जा रहा है, कुछ अच्छे एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के पास भी जा रहा है जो देश की प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उनका भी पैसा ब्लॉक कर दोगे। तो अगर कोई एनजीओ गलत काम कर रहा है तो उस गलत काम के लिए जो नियम कानून है, आप उन नियम कानूनों से इस गलत चीज को रोको, ना कि आप बाहर का पैसा बंद कर दो। ये बात यहां पे बताई गई। ठीक है, आगे चल देखिए, यहां पे लिखा भी हुआ है, देयर आर inadequate laws against conversion by inducement and the right or wrong of it cannot be decided against the touchstone of the source of funds native or foreign। some of the restrictions appear well meaning। ये भी इन्होंने बोला कि एफसीआरए में जो भी चेंजेस हुए हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस अच्छे हैं, लेकिन फिर भी एनजीओस पे जो ओवरऑल इंपैक्ट पड़ रहा है इस एफसीआरए के अमेंडमेंट का वो ज्यादा है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे क्या अमेंडमेंट हुए भैया, उन अमेंडमेंट को समझाने में 7-8 मिनट जाएंगे एटलीस्ट, और मैं यहां नहीं समझा सकता, ऑलरेडी वीडियो 35-40 मिनट की होती है। 7 सितंबर में बना रखा है, जाके देख लीजिए। आगे यहां पे कुछ और पॉइंट्स हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट has said that the new law was incompatible with international obligations and India's own constitutional provisions on rights। यानी जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट है वो ये बोल रहा है कि जो नए नियम कानून इंडिया बना रहा है ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उसके हिसाब से नहीं है, इंडिया के खुद के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं लोगों के राइट से रिलेटेड उसके हिसाब से भी नहीं है। कहीं ना कहीं आज के ग्लोबलाइज्ड माहौल में, ग्लोबल कम्युनिटी के माहौल में आइडियाज और रिसोर्सेज का फ्री फ्लो होना चाहिए, आइडियाज और रिसोर्सेज के बीच में नेशनल बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है यहां पे इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट ने। सीमलेस शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बात यह है कि यहां पे इस सीमलेस शेयरिंग को सरकार डिस्करेज कर रही है क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा है कि फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है इलीगल एक्टिविटीज के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को इलीगल एक्टिविटीज रोकनी चाहिए, ना कि फंड का आना बंद कर दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांत को यहां पे कोट किया जा रहा है, वो एंशिएंट इंडियन एथोस को अक्सर कर कोट करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम मतलब ग्लोबल एंगेजमेंट, हमारे सब दोस्त हैं, ठीक है।
ये जो दुनिया है ये पूरी एक फैमिली है, ठीक है। तो बस ये सिद्धांत है। अब बात ये है कि दुनिया पूरी एक फैमिली है, ये चीज कोविड-19 में और समझ में आई है। और इंडिया जैसे जैसे आगे ग्रो कर रहा है, इंडिया टेक्नोलॉजी मांग रहा है दूसरे देशों से, एफडीआई मांग रहा है, ग्लोबल कैपिटल मांग रहा है, तो इंडिया भी इस बात को समझ रहा है। अब आप ग्लोबल कैपिटल तो मंगवा रहे हो, सब कुछ आप टेक्नोलॉजी मांग रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप इस वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी को कुछ जगहों पे लागू नहीं होने दे रहे हो। जब कोई फॉरेन का पैसा एनवायरमेंटलिज्म के इश्यू को उठाता है, ह्यूमन राइट्स के इश्यू को उठाता है, सिविल लिबर्टीज के इश्यू को उठाता है, तो वहां पे आप बोल देते हो कि भाई वसुधैव कुटुंबकम नहीं चले जाएगा, आप पैट्रियोटिज्म को करने लगते हो। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंटल इश्यूज को उठाते हैं, ह्यूमन राइट्स को उठाते हैं, सिविल लिबर्टीज को उठाते हैं, वहां पे आप ये बोल देते हो कि भैया ये एंटी नेशनल है, पैट्रियोटिज्म क्वेश्चन में आ जाता है। और जब पैसे को इन्वेस्ट करने की बात होती है, आपका इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की बात होती है, तब सब कुछ सही हो जाता है। देखिए ये बात तो दोस्तों सही है, कहीं ना कहीं जो बाहर के, ये तो जो हमारी सीबीआई है उसकी भी रिपोर्ट आई थी, एनआईए की भी एक रिपोर्ट आई है कि भैया जो बाहर से पैसा आता है उस पैसे को डिलिबरेटली इंडिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए, ह्यूमन राइट्स के इशू को जबरदस्ती उजागर करके इंडिया की इमेज को दुनिया भर में खराब करने के लिए। ऐसा बहुत सा पैसा फॉरेन से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उस चीज को गवर्नमेंट रोक रही है। अभी उस चीज को गवर्नमेंट रोक रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाएगा। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये केवल इस गवर्नमेंट के दौरान नहीं हो रहा है, ये पहले की यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान भी हुआ था। उनके समय पे एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसने क्वांटिफाई किया था कि हमें जीडीपी में कितना लॉस हुआ है एनवायरमेंटल एनजीओज की एक्टिविटी की वजह से, और कहीं ना कहीं एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया ज्यादा ग्रो ना कर पाए। लेकिन बात यह है कि इस तरीके की चीजें जब आप लागू करते हो तो कहीं ना कहीं वो एनजीओज जो सच में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, देश के एजुकेशनल स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके विंग्स भी काट दे रहे हो, जो कि सही नहीं है। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। आगे चलते हैं। सब हेडिंग क्या है? फर्म शुड कंसीडर क्रिएटिंग ग्रीन सप्लाई चेन्स रेदर देन फॉलोइंग अ फ्यू एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस। ग्रीन सप्लाई चेन्स का मतलब क्या हो गया? आपका पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस उसको आपने ग्रीन कर दिया। ग्रीन का मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यहां पे अभी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं? वो इंडिविजुअल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही हैं, जिसके बेसिस पे ओवरऑल जो हमें फायदे देखने को मिलते हैं वो कम मिलते हैं। जैसे कि आप यहां पे शुरुआत करते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि आपको ये क्या नाम से जो 2015 तक पूरे करने थे एमडीजी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक पूरे करने हैं, ठीक है। तो भाई वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है ये क्या बोलते कि भाई सस्टेनेबिलिटी एक एसेंशियल इशू है ग्लोबल इंपॉर्टेंस का, और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, सोशल सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, ये इवॉल्व हो भी रहे हैं। लेकिन अभी के लिए आज की डेट में जो माहौल बन रहा है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हैज कम आउट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब बात ये होती कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का यहां मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बाइंग ग्रीनर प्रोडक्ट्स, अवॉइडिंग हजार्डस मटेरियल्स, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन एंड वेस्ट रिडक्शन। ग्रीन प्रोडक्ट्स आप खरीदोगे। ग्रीन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट्स जो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान करके बनाए गए हैं। तो भैया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हुआ है। हैजार्डस मटेरियल्स को अवॉइड करिए जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, आप एनर्जी को इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि वो वेस्ट ना हो। तो वेस्ट रिडक्शन, जो भी कचरा हम फैलाते हैं उसको कम करो। कचरा कम कैसे होगा? जब आप अपनी यूजेज को कम करोगे। तो जो भी नॉन इंपॉर्टेंट यूजेज है आपकी, उसको अवॉइड करो। तो ये सब बातें बोली गई। अब बात यह है कि while some firms are still reluctant to engage in environmental beneficial activities as they are afraid of compromising economic benefits, some others have positions environmental practices at the forefront due to legislation and industry and government commitment। समझाता हूं, आज की डेट में इन्वायरमेंटल बेनिफिट एक्टिविटीज को कितने लेवल पे इम्बाइब करना है एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप पे। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरी तरीके से इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल एक्टिविटीज को इम्बाइब नहीं कर रही हैं, क्योंकि अगर वो इनको इम्बाइब कर लेंगे तो उनको पैसे में नुकसान होगा। एक कंपनी जब अपना टारगेट बनाती है तो साल का टारगेट बनाती है, हाँ भाई इस साल में इतने लाख का फायदा, अगले साल में इतने लाख इतने करोड़ का फायदा, अगले साल में उतने का फायदा। तो 3 से 4 या 5 साल की प्रोजेक्शन रहती है, कभी भी 10 या 15 साल की प्रोजेक्शन नहीं रहती है। तो 3 से 5 साल की प्रोजेक्शन में अगर आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज को इम्बाइब करते हो तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा।
इसलिए बहुत सारी कंपनीज इकोनॉमिक बेनिफिट का कम होने की वजह से जल्दी इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल एक्टिविटीज को इम्बाइब करती नहीं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए लेजिस्लेशन की वजह से, गवर्नमेंट कमिटमेंट्स की वजह से, इंडस्ट्री के कमिटमेंट की वजह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज को इम्बाइब करती हैं। आप देखो, in several firms high importance has been given to environmentalism due to compelling regulatory norms and potential to manage cost risk and optimize eco friendly practices। तो जिन कंपनीज के लिए पॉसिबल हो रहा है वो एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस को इम्बाइब कर रही हैं, हालांकि वही कर रही हैं जिनको ज्यादा इमीडिएट नुकसान नहीं हो रहा पैसों के मामले में। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है वो जल्दी भैया इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना नहीं चाहती, वो वेस्ट रिडक्शन की तरफ जाना नहीं चाहती, वो एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स की तरफ जाना नहीं चाहती। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंपनीज हैं अगर वो अपनी सप्लाई चेन को ग्रीन करती हैं, अगर वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेके आती हैं, तो जो उनका प्रॉफिट है वो लो टर्म में कम हो जाएगा। क्योंकि उनके लिए लो हैंगिंग फ्रूट है। लो हैंगिंग फ्रूट मतलब कि इनको इससे तुरंत फायदा नहीं होगा और ये तुरंत फायदा देखती हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं, दे फेल टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग देयर लर्निंग इंपरेटिव्स एंड सी द बिगर पिक्चर ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। ये कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज जो इमीडिएट प्रॉफिट्स देख रही हैं, लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बेनिफिट्स नहीं देख रही हैं, ये कहीं ना कहीं इस चीज के पोटेंशियल को नहीं समझ पा रही हैं कि अगर ये लॉन्ग टर्म में लर्निंग इंपरेटिव्स को लेके आती हैं, एनवायरमेंट के हिसाब से चलती हैं, एनवायरमेंटलिज्म को प्रमोट करती हैं, तो इनको लॉन्गर टर्म में काफी फायदा होने वाला है। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देख रही हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं देख रही हैं। तो भले ही बहुत से गवर्नेंस नॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी पॉलिसीज बना रखी हैं, वो भैया इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चलाते हैं और ये दिखाते हैं कि भैया हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। लेकिन एक्चुअली में वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म एक्शन हैं, वो लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। और जरूरत क्या है यहाँ पे? जरूरत है लॉन्ग टर्म करने की, और ये हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के थ्रू। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके में फर्क आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉयज है ना, उनका भी चीजों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो बदलेगा। उनको ये समझ में आएगा कि लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स क्या है। मैन्युफैक्चर की सेक्टर की कंपनीज अगर आज की डेट में ग्रीन सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करने लगे तो उनके अंदर जो एम्प्लॉयज है वो भी इन चीजों को देखने लगेंगे, वो इन चीजों को अपने पर्सनल लाइफ में इम्बाइब करेंगे। कहीं ना कहीं फिर सब चीजें ग्रीन होने लगेंगी। ग्रीन प्रोक्योरमेंट, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स लॉजिस्टिक्स। कहने का मतलब क्या है कि भैया जो कुछ भी आप एम्प्लॉय कर रहे हो वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल तरीके से कर रहे हो। तो फिर भैया प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी, फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल टू डिस्पोजल, रीयूज, रिसाइकिल ऑफ यूज्ड प्रोडक्ट्स। एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स विल बी एबल टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन द डेली ऑपरेशंस ऑफ अ फर्म। और फिर दस ग्रीन सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस इनेबल ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। कुल मिला के बाद दोस्तों ये है कि शॉर्ट टर्म में मत सोचिए, लॉन्ग टर्म में आप अपने प्रोसेसेस को ग्रीन सप्लाई के साथ जोड़ो। ग्रीन मतलब आपका जो भी काम करने का तरीका है उसको आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली रखो, इससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। ये ऑथर यहां पे बोल रहा है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे होने वाले हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट ऐसी बहुत सी स्कीम्स निकालेगी जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली को सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि भैया हमें ग्रीन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है, तो अगर आपके प्रोडक्ट्स ग्रीन है तो लोग उनको ज्यादा खरीदेंगे और आप इन्वायरमेंट के प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। और साथ साथ आपके अंदर जो इंप्लॉयज काम कर रहे हैं उनके अंदर भी एक ग्रीन अवेयरनेस आ रही है कि भैया ज्यादा वेस्टेज नहीं करनी, कहीं ना कहीं हमको हिसाब से चीजें खत्म करनी है। फिर देखिए क्या लिख रखा है, इंटरलिंकेजेस बिटवीन ग्रीन सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड लर्निंग। तो आपको लर्निंग, ग्रीन सप्लाई चेन और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के बीच में इंटरलिंक स्थापित करना है, ताकि एक लॉन्ग लास्ट नेचुरल एफर्ट लगे किसकी तरफ? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की तरफ। और धीरे धीरे ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में तब्दील हो जाएगी। कब? लॉन्ग टर्म में। लेकिन उस लॉन्ग टर्म के बेनिफिट ऐसे हैं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग सिस्टम अपने आप को ग्रीन सप्लाई चेन प्रैक्टिस के साथ सिंक्रोनाइज कर चुका होगा। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हैं दोस्तों यहां पे बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें ऑर्गेनाइजेशंस की विलिंगनेस जरूरी है और लिमिटेड रेगुलेशन जरूरी है। क्योंकि अगर आप रेगुलेशंस को एक लिमिट से ज्यादा फोर्स करोगे तो ऑर्गेनाइजेशंस उनको स्किप करने लगेंगे या फिर अपना धंधा बंद करके किसी और कंट्री में चले जाएंगे, जो कि गलत है।
कहीं ना कहीं आपको उनको विलिंगनेस के साथ साथ में लेके आना है, थोड़े बहुत उनको फायदे भी देने, थोड़े बहुत उनको भी समझना पड़ेगा कि भैया लॉन्ग टर्म में हमें इस चीज को इम्बाइब करना है। तो ये था एनालिसिस दोस्तों आज का। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।